अभी मैंने मूवी देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल भाई हमारे साथ चौधरी वीरेंद्र राठी जी जुड़ गए हैं, प्रधान जी भी हैं। और देखिए सीधे सीधी बात है, आजकल राजनीतिक माहौल है, मामला गर्म है, तो राजनीतिक जानकार भी हैं और हम सीधे तौर पर बात करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका और नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से नमस्कार। सर सीधे तौर पर हम बात कर ले हैं बेरी विधानसभा। बेरी विधानसभा क्षेत्र जो है वो बहुत ही दिलचस्प विधानसभा क्षेत्र है, क्योंकि पिछले काफ़ी लगातार जो चुनाव हुए हैं उसमें बेरी से डॉक्टर रघुबीर कादियान जी बेजोड़ रहे हैं, किसी का कोई नज़दीक भी नहीं रहे, हर बार जीत जीत और जीत। सर अब की बार क्या ख्याल है आपके, आपने कितनी नज़र डाली है बेरी पे, वो चीज़ें एक बार प्लीज़ सामने लेके आओ। देखो, बेरी का जो चुनाव है भाई वो इस प्रकार से लग रहा है कि पीछे जो बूम था वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पे था जी, और उसका असर जो है वो लोकसभा चुनाव में भी दिखाई दिया। बहुत बहुत ज़बरदस्त कि जहाँ 55,000 वोटों की लीड जिस हल्के से आ जाए तो वहाँ से जो जिसकी लीड आई है उस पार्टी का प्रत्याशी, सीधी सी बात है, थोड़ा एक कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप में कॉन्फिडेंस तो है ही, वो उसके अंदर है ज़बरदस्त जी। लेकिन अब की बार बेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर समाज सेवक कहें, पार्टी तो कोई न कोई ज्वाइन करनी पड़ती है, उन्होंने कर रखी है। लड़का है अमित डिगल। अमित डिगल जी। राठी साहब देखिए, अब जो लोकसभा चुनाव हुए परिणाम आपके सामने था, अभी आपने बताया बहुत बड़ा मार्जिन, और नया लड़का। देखिए इस चीज़ में आप जाओगे ना कि लोकसभा का परिणाम क्या, विधानसभा का क्या। अगर आप पिछले लोकसभा चुनाव के ऊपर 2019 के ऊपर जाओगे तो बदकिस्मती कहें, इत्फाक कहें, दीपेंद्र हुड्डा जी चुनाव हार गए थे जी बिल्कुल। लेकिन उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव आया और विधानसभा चुनावों के अंदर कांग्रेस पार्टी ने दोबारा लीड करी इस बेल्ट के अंदर एक सीट इंडिपेंडेंट महम से जो है वो बलराज कुंडू के रूप में जीते। एक कोसली की सीट कांग्रेस पार्टी यहाँ से आ रही जो पार्लियामेंट का हिस्सा था जी। बाकी चारों के चारों आपकी झज्जर की सीटें जी, और 3 आपकी रोहतक जिले की सीटें जी। ये 7 की 7 सीटें कांग्रेस ने जीती। बिल्कुल। विधानसभा चुनाव अलग चुनाव है, लोकसभा चुनाव अलग चुनाव है। ये राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव था, अब स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होगा, लीडरशिप के ऊपर चुनाव होगा कि एक आदमी कितने साल से फील्ड के अंदर है, उस कुर्सी पर जिसके लिए लोग भागम भाग कर रहे हैं, 35-40 साल से 30 साल से उस पद के ऊपर वो विराजमान हैं और बड़े अच्छे पदों पर रहे हैं, काम भी मंत्री रहते हुए उन्होंने करवाए, स्पीकर भी रहे हैं। तो एक प्रकार से राजनीतिक रूप से जो इच्छाएं होती हैं, एक मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ दो, वो इच्छाएं उनकी पूरी हो चुकी हैं। लेकिन आज युवा तरुणाई का चुनाव है, युवा जागृति का चुनाव है, नई सोच का चुनाव है। और जिस प्रकार से आप एक मुहिम चली थी बहुत पहले, बहुत से समाज सेवक निकल के आए थे हरियाणा प्रदेश के अलग इलाकों से, कोने कोने से, कहीं की उद्देश्य तो राजनीति में ही सफलता पाना होता है। बिल्कुल। जिनमें एक नाम राकेश दौलताबाद जी का भी था। बिल्कुल। आज वो भगवान को प्यारे हो गए, हमारे बीच में नहीं है, बड़े दुखी। रेलूराम पूनिया जी थे ऐसे ही विधायक, बरवाड़ा से, बहुत बड़ा नाम था वो भी। सोमवीर सांगवान सिटिंग विधायक हैं दादरी से, बड़े सामाजिक आदमी हैं, समाज सेवी हैं। उन्हीं में बलराज कुंडू हैं, और एक आजकल नाम चला हुआ है राजवीर फरटिया का नाम चला हुआ है। उसी प्रकार का नाम ही एक नाम मैं आपको, एक युवा लड़का गोवाना विधानसभा क्षेत्र से, हाँ, रसिका राजी का भी नाम चला हुआ, वो भी राजनीति के मैदान में आ गए। बल्कि मैं तो एक कदम आगे जाता हूँ, आजकल पत्रकारों का भी भाग्य जो है ना वो चमकने लग गया है। जैसे और हमारे को भी उम्मीद है कि शायद आपका भी भाग्य चमक जाए या शायद लॉटरी हमारी भी निकल जाए। इस प्रकार से एक तो हमारे पूरे पुराने साथी मसला के सरोमित्र जी उन्होंने रानिया से डिक्लेयर कर दिया है, अच्छी शुरुआत। और एक हमारे प्रिय मित्र अपने जो धर्मेंद्र जी, हाँ, उन्होंने भी कहा, उन्होंने भी ताल ठोकी है, और वो तो मुख्यमंत्री के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। चुनाव लड़ने की बड़ा भारी फैसला है। तो इस प्रकार से जो दिन फिर रहे हैं ना, उम्मीद करते कि हमारे भी दिन फिरें।
अच्छा, अभी हम राठी साहब शुभकामनाएं देते हैं कि जल्दी फिरें आपके दिन, लेकिन वापस आपके भी फिरे हैं। हाँ, वापस हम आ जाते हैं बेरी विधानसभा। तो बेरी के अंदर जो मैं आपको बता रहा था, तो अमित जो लड़का है, लेकिन आपने अमित ही प्रभावशाली, आपने देखो बहुत सारे नाम हैं यहाँ पे, बहुत सारे, आपने अमित पे ही जोर क्यों दिया? जोर नहीं, मैंने पहला नाम अमित का लिया जी बाकी का चर्चा नहीं हुआ है जी। ना, हमने यहाँ की बात तो फिनिश की मैं, है, शुरुआत ही अमित से की है। अमित पे ही आके रुक जाता हूँ। हाँ। आपने क्यों लगा कि सबसे पहले आपकी जुबान पे अमित का ही नाम आया? अमित का नाम मेरी जुबान पे इसलिए आया कि पीछे जो इसने एक अभियान चलाया था मातृशक्ति मेला के नाम से, बिल्कुल, मैं उसका साक्षी हूँ। 1008 महिलाओं का इन्होंने इनाम निकाला, जिसमें पहला इनाम स्कूटी था, बिल्कुल, कुछ सिलाई मशीन थी, कुछ वॉशिंग मशीन थी, और 1008 इनाम इन्होंने पुरुषों के निकाले, किसानों किसान के। का मेरा वर्ग, किसान का मेरा वो, जो किसानी से संबंधित जो चीज़ें थी, जिसमें पहला इनाम ट्रैक्टर का था। बिल्कुल। और दूसरी बात, जो गरीब कन्याएं हैं उनकी शादी ब्याह में जाके मदद करना। ऐसे और भी लोग हल्के के अंदर हैं, छोटे बच्चों को साइकिलें, दूसरे साइकिल वितरण करना, जर्सी वितरण करना, स्कूल ड्रेस वितरण करना, पुस्तकें देना और जिम का सामान देना युवा साथियों को, जो हर गांव के अंदर जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है उनको सुविधाएं उपलब्ध करवाना। एक बार यहाँ मैं आपको रोकना चाहूँगा राठी साहब, वैसे तो फिर ये होगा आगे भविष्य में जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा फिर तो वो पक्का नेता बनेगा जी। देखिए, हम एक चीज़ कहते हैं, बात इन्वेस्टमेंट की नहीं है। दुनिया में पैसे वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन कोई उस चीज़ को देता है, कोई किसी को डोनेट करता है, कोई नहीं हरियाणवी करता। लैंग्वेज वाली बात से कालजा चाहिए। रतन टाटा का नाम देखो, बड़े अदब से सम्मान से देश के अंदर लिया जाता है। बहुत बड़ी और कई उद्योगपति ऐसा भी हैं जहाँ जिनका एक भी पैसा डोनेट नहीं है, जो डोनर के रूप में नहीं नाम चलता। बिल्कुल। केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता क्यों मनाती है, जी, क्यों बना रही है उसको, 2 बार से क्लीन स्वीप करके दे रही है जी। कि उन्होंने बसों में महिलाओं की यात्रा फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दी। हालांकि विपक्ष मुद्दा बनाता है कि फ्री की चीजें। बिल्कुल। जनता को क्या चाहिए? पढ़े लिखे नौजवान, नौकरी को पता है कि सरकारी नौकरी कितनी है। किसी को भी विधायक बना दो, मंत्री बना दो, आपको बना दो, मेरे को बना दो, सबको हम सरकारी नौकरी नहीं दिला सकते जी। लेकिन यहाँ एक बात है, मान लीजिएगा आपने अमित को प्योरिटी दी है अपनी तरफ से कि भाई वो एक स्टैंड रखा है, लेकिन पार्टी कितना स्टैंड रखा है? देखो, पार्टी का बहुत जल्दी तो पार्टी का फैसला पार्टी ने करना है। एक जैसे कल ही बड़े चैनलों पे भी चल रही थी कि भाई जल्दी ही 20 सीटें, हरियाणा की 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी अनाउंस करने वाली है। उनमें जो एक नाम है वो बेरी का भी है। वो 20 सीटें ऐसी होंगी जो कांग्रेस पार्टी का कन्फर्म कैंडिडेट ऑलरेडी है कि फला आदमी कांग्रेस से चुनाव लड़ेगा, तो उसमें बेरी विधानसभा सीट भी एक है। तो महम भी है उसका सर? महम भी है, उनको पता है कांग्रेस पार्टी के निशान पे कौन लड़ेगा। महम को भी, जहाँ से झज्जर का भी पता है, बादली का भी पता है, भादरगढ़ का भी पता है, आपके रोहतक, झज्जर, सोनीपत में तो तकरीबन सीटों का कन्फर्म है। चलो, तो ये बेरी वाली जो सीट है, अब यहाँ कंफ्यूजन है टिकट का। अगली लड़ाई कांग्रेस तो का या बीजेपी का नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी का जिक्र आपने करा है तो यहाँ भी टिकट का रोड़ा है और कांग्रेस का भी टिकट का रोड़ा है। देखिए कन्फर्म, जैसे आपने कहा कि भाई डॉक्टर रघुवीर सिंह कादड़, जैसे आपने बात कही, उससे लग रहा है कि आप कन्फर्म मान रहे हो कि उनकी टिकट 100% है, लेकिन ये तो पार्टी का बड़ा फैसला है, वो तो आने के बाद। मैं कन्फर्म वैसे नहीं कर रहा, मैं तथ्यों के आधार पर कह रहा हूँ जी। पार्लियामेंट चुनाव होने के बाद जो धन्यवादी दौरा दीपेंद्र हुड्डा जी का बेरी के अंदर, वो कार्यकर्ता मीटिंग हुई। बिल्कुल। उस कार्यकर्ता मीटिंग के अंदर दीपेंद्र हुड्डा जी ने लोगों से, वर्करों से एक अपील की जी कि जितने वोटों के मार्जिन से आपने मेरे को जिताया है, मेरा साथ दिया है, जी, उतना ही साथ डॉक्टर साहब का बेरी में देना। तो क्या ये इंगित नहीं करता कि वो चुनाव लड़ेंगे? ये एक बड़ा इशारा है और साफ तौर पे है। अब बात करो भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में 5-6 प्रत्याशी वहाँ पे हैं जी। जैसे एक तो जैसे हमने अमित का जिक्र किया, अमित है, एक पुराने जो प्रत्याशी हैं विक्रम कादयान जी, जो 2 बार वहाँ से चुनाव लड़े हैं, ओम प्रकाश बेरी जी के लड़के, पूर्व के जिला अध्यक्ष हैं, राजनीतिक घर परिवार से हैं। ओम प्रकाश जी ने भी चुनाव लड़ा था विधानसभा का। ओम प्रकाश जी ने चुनाव अब नहीं लड़ा था। ओम प्रकाश जी ने आखिरी जो चुनाव लड़ा था वो 1996 के अंदर लड़ा था। हाँ, कभी लड़ा था हमारे। उससे पहले 2 बार एमएलए भी बने हैं। जी जी। 91 में भी कांग्रेस से वो एमएलए बने हैं। एक बार शायद 77 में बने थे, 77 में या 87 में, 87 में तो ये रघुवीर कादयान जी बने थे जी। और उसके बाद बड़ा अहम मुद्दा उन लोगों ने उठाया था जी। लेकिन उसके बाद उन्होंने पिछले 2 चुनाव से तो अपने बेटे को एक तरह से राजनीति में उतार दिया। ऐसी विक्रम कुछ जी को खबरें जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, उससे थोड़े
सूत्रों के आधार से थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि भाई जो लगातार की हार वाले जो प्रत्याशी हैं शायद उनको टिकट मिले नहीं मिले। देखो, ये टिकट का फैसला तो भाजपा ने करना है, पार्टी हाईकमान ने करना है। उन्होंने कोई फार्मूला बनाना है कि भाई 2 बार हारे हुए प्रत्याशी को देंगे नहीं देंगे, या तीसरी बार जरूरी थोड़ा कि ऐसे ऐसे आदमी यहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री बने जो कई चुनाव हार गए थे। जी, जैसे आपने अभी ये बात कही है, तो एक जानकार के तौर पे, राजनीतिक चीज़ों की समझ रखने वाले के तौर पे आपको क्या लग रहा है, ये जो 5-6 नाम आपने भारतीय जनता पार्टी के धड़ाधड़ लिए? अभी उनमें देखो, एक नाम अमित का, एक विक्रम कादयान का, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की चेयरपर्सन है नीलम कादयान अहलावत जी, और एक नाम कोई 1-2 नाम और भी है, और एक पंडित भगवदयाल शर्मा जी की दोती लगती है रिश्ते में। जी जी बिल्कुल, रेणुका पंडित जी, वो भी ट्राई में लगी हुई है। हाँ, उनका भी है। तो ये 4-5 नाम हैं जी, जो भाजपा की तरफ से अपना प्रत्याशी का दावा ताल ठोक रहे हैं जी, और फील्ड पे काम कर रहे हैं जी, लेकिन जो मैंने बताया कि इसमें विक्रम कादयान जी का तो पक्ष मजबूत जो था, वो मैंने बताया कि भाई पूर्व के प्रत्याशी रहे हैं, जिलाध्यक्ष रहे हैं, पॉलिटिकल परिवार से हैं। बिल्कुल। लेकिन जिस प्रकार से आप सर्वे का आधार बता रहे हो कि गोहाना से चर्चा चली थी एक दिन के भाई कोई सर्वे हुआ है हाँ, जिसमें नायब सिंह सैनी के लिए भाई चला गया, सेफ सीट बताई गई है, तो उस आधार पे जिस प्रकार के काम और लगातार रूटीन में अमित अहलावत रहे हैं, उस आधार पर ये मैं मान करके चलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं सीरियस होकर के इनके नाम के ऊपर भी विचार करेगी। आपकी बात मान ली, अमित के नाम पर विचार हो गया, सोचो टिकट भी मिल गई, तो क्या कांग्रेस पार्टी के इतने मजबूत उम्मीदवार जो जीत को जेब में लेके घूमते हैं, सर फिर कैसे पार पड़ेगी, ये कैसे समीकरण बनेंगे? देखो, संघर्ष होता है। मैं ये नहीं कहता कि भाई फला आदमी को टिकट मिलेगी वो जीतेगा, मैं ये कहता हूँ कि चुनाव में रोचकता जरूर रहेगी मेरी विधानसभा के। जो ये क्लीन स्वीप का मामला 55,000 वोटों की लीड का आया था, ये मामला 55,000 तक रहने वाला नहीं है जी। इसमें चुनाव अप्स एंड डाउन चलेंगे, 2 दिन कोई ऊपर रहेगा, 2 दिन कोई रहेगा। और यहाँ की जो प्रमुख बात रहेगी वो यही रहेगी कि आदमी बेरी में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी संगठित होकर के चल रही थी लोकसभा चुनाव के अंदर, ठीक है मार्जिन वो कम नहीं कर पाए, लेकिन एक मिनिमम वोट बैंक आप निकाल करके देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी 30 से 35,000 से कम वोट किसी हल्के के अंदर लेकर के नहीं आई है। बिल्कुल, वो ना केवल प्रत्याशी का, वो एक पार्टी का वोट बैंक है। और जिस पार्टी के पास 30 से 35,000 अपना वोट बैंक होता है, अगर उस पार्टी को प्रत्याशी और कहीं ऐसा मिल जाए कि जो 20 से 15,000 वोट अपनी पर्सनल और उसके अंदर जोड़ ले, तो जो 50-55,000 वोटों का झुंड कहीं दिखाई देता है किसी को, तो वहाँ 4 से 5,000 वोट और प्लस होने का मुझे लगता है अनुमान गुंजाइश रहती है, तो मामला काटे का हो सकता है। मुझे आपकी जो बातों में लगा ना कि जो लोकसभा का चुनाव जो रोहतक से या फिर मैं कहूँगा झज्जर से या पूरे रोहतक पूरे पार्लियामेंट से अगर हारी है, तो आपका जो इशारा है मुझे लग रहा है कि आप कह रहे हो कि प्रत्याशी हारा है, पार्टी वोट आए हैं, पार्टी वोट आए हैं, प्रत्याशी हारा है। प्रत्याशी के बिल्कुल ये तो सरोविदित, आप कोई भी हल्का निकाल करके देख लो। बीजेपी का जो इस प्रकार का बूम था, लेकिन जो वो 30-35,000 वोट हर हल्के के अंदर आना, मैं समझ गया सर आप कहना चाहोगे। तो एक वोट बैंक तो भाजपा ने अपना बनाया है। जी, भाजपा का जो वोट बैंक है वो क्लियर रहा है, लेकिन जो उम्मीदवार का वोट बैंक था वो कहीं किसका है, वो किसका है? लोकसभा चुनाव के उसी का जो है बड़ा नुकसान झेलने को मिला है। लेकिन अब जब विधानसभा चुनाव का बिगुल बज ही गया है और सारी चीज़ें क्लियर होने लग रही हैं, तो कितनी टक्कर, देखिए टक्कर तो दोनों पार्टियों में है, या आपको अन्य लोग भी जैसे इंडियन नेशनल लोकदल है या फिर भाई जननायक जनता पार्टी है या फिर आम आदमी पार्टी है या फिर बलराज कुंडू जी ने भी ताल ठोक दी है कि हर विधानसभा से मैं चुनाव लड़ूंगा, मेरे प्रत्याशी उतारूंगा। देखो, इसमें असरदार रहेगा। बलराज कुंडू की पार्टी नई है, अपनी सीट बचा लें। महम की जो पीछे जीते हुए थे, तो वो उनके लिए वही बहुत बड़ी बात होगी। और इत्फाकन अगर कोई कैंडिडेट भी पूरे इनको नहीं मिलेंगे, यहाँ 90 के 90 में लोकसभा चुनाव इन्होंने कोई लड़ाया नहीं, तो पुरानी पार्टी नेलो है, उसी के पंजे ना पैर ना टिकरे। जेजेपी के क्या बरान माटी हो रखी है, सारे परिवार के काले झंडे विरोध कहीं जालो हरियाणा के कोने में। रही आम आदमी पार्टी की बात, आम आदमी पार्टी का कम से कम
पब्लिक के अंदर विरोध नहीं है, कोई भी प्रत्याशी उसका आएगा, ठीक है, उसका वोट बैंक भी पार्टी का ज़्यादा नहीं है, वो कैंडिडेट के ऊपर निर्भर ज़्यादा रहेगा कि किस छवि का प्रत्याशी आएगा, किस बेल्ट से आएगा, किस गांव से आएगा, किस कोने से आएगा, हल्के के से, उसके आधार पर वोट चलेंगी। लेकिन जो सीधी सी फाइट है वो फाइट बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हरियाणा प्रदेश के अंदर है और हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर है। और उसमें मुख्य बात और जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो बात यह है कि इन दोनों पार्टियों में, वैसे तो गठबंधन तो इन लोगों का भी होगा, बीएसपी का भी होगा, लेकिन उनका वोट परसेंटेज क्या है? जी जी, जिस पार्टी की 1% वोट भी आज नहीं है लोकसभा के अंदर। बिल्कुल, वोट बैंक में बहुत लॉस उनका है आज हरियाणा में। अब बात कर लेते हैं हम अपनी खुद की विधानसभा, जिसमें आप और हम वोटर रहे हैं, हमारी धरती है महम। काफ़ी प्रत्याशी दोनों पार्टियों से टिकटों के झगड़े चल रहे हैं सर, टिकटों के। अब कांग्रेस पार्टी से भी कई प्रत्याशी टिकट मांग रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो मेन है, जो सबके सामने है, 2 दिन पहले एक इंटरव्यू वायरल हुआ माननीय पूर्व विधायक आनंद सिंह दांगी जी का। उन्होंने बोला कि भाई कौन लोग हैं ये जो टिकट मांग रहे हैं, इनके हाथ में है क्या? पर्चे लगवाने तक के इनके पास पैसे नहीं है, मांग के लगाते हैं। पार्टी की सदस्यता इनके पास नहीं है। किस बिहार पे, किस हक से ये पार्टी से टिकट मांग रहे हैं? वन एंड ओनली बलराम दांगी जी, जिसके पास पार्टी की सदस्यता है और टिकट जेब में है। सर देखिए, वो इंटरव्यू मैंने तो सुना नहीं है उनका, मैंने शब्द बोले सेम थे। मैं एक बात जरूर कहता हूँ, बड़े सुलझे हुए राजनेता हैं, बड़े उम्रदराज हैं, बड़े सम्मानित हैं और मैं दिल से उनका सम्मान भी करता हूँ जी। एक बात में तो उनकी मैं दम मानता हूँ जी, कि जिस आदमी ने, जब एक कहावत होती है ना कि एक आदमी जा करके रोजाना मंदिर की घंटी बजाया करता और जाके यही प्रार्थना कराया करता है, परमात्मा मेरी लॉटरी निकाल दे और मेरा पहले टिकट तो खरीद। तो वही बात यहाँ पे है जी। जिस आदमी ने पार्टी की, कांग्रेस की सदस्यता नहीं ले रखी जी, और वो आदमी जा करके आवेदन करता है जी, अपना बायोडाटा सबमिट करवाता है जा करके हेड ऑफिस में कि मेरे ऊपर पार्टी मुझे टिकट दे, सदस्यता ही नहीं है तो टिकट का आवेदन बेमानी सा मुझे लगता है। जी जी। रही दूसरी बात, वो बात उन्होंने कही है कि भाई नए नए आदमी आ गए। कौन कौन आदमी आए अभी फाइनल नहीं हुआ, 10 तारीख तक ही हो जाएंगे। कौन है वो? ऐसा बोला था। चलो वो उनके, कई बार क्या होता है, एक आदमी 24 घंटे जब पब्लिक में रहता है तो आदमी के मुंह से कोई शब्द निकल जाता है जी। वैसे उसके बारे में तो वही चुनावी टक्कर में जो है वो तिकोना लग रही है। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस की टिकट की बात है, वो आपको भी पता है और हमारे को भी पता है और दावेदारों को भी कईयों को पता है बिल्कुल कि आनंद सिंह दांगी खुद तो टिकट का आवेदन नहीं कर रहे। बलराम दांगी के लिए वो टिकट, उनका आवेदन उन्होंने करवाया है। टिकट बलराम दांगी जी कांग्रेस के लिए करके आएंगे। भाजपा किसको देगी? कई प्रत्याशी लाइन में हैं, भाजपा का हम कह नहीं सकते कि किसको प्रत्याशी बनाया जाएगा। सबसे ज्यादा जो दावेदार, जो सबसे बड़ा दावा जो ठोक रहे हैं वो जैसे पूर्व प्रत्याशी शमशेर खरकड़ा की राधा अहलावत जी, एक दीपक हुड्डा आ गए मैदान में, दीपक निवास हुड्डा जो पूर्व अर्जुन अवार्डी हैं, भारतीय कप्तान हैं। ये 2 बड़ी संघर्ष में हैं, जोर लगाए बैठे हैं। यहाँ क्या लग रहा है सर? देखिए, दीपक निवास हुड्डा का तो मैं ज़्यादा सा दावा मानता नहीं, उसका भी एक कारण है जी। अगर हम ये बात कहें कि हल्के से बाहर का है तो हल्के के बाहर से तो बलराज कुंडू भी है, बिल्कुल 100%। लेकिन इन्होंने जिस प्रकार से यहाँ बस चलाई थी उनका फायदा क्रेडिट इनको मिला। दीपक निवास हुड्डा ने तो इस प्रकार का कोई काम नहीं करके दिखाया जी, तो उनका तो दावा मैं कमजोर मानता हूँ। बिल्कुल। महंत सतीश दास भी हैं, महंत जी को तो भूल गए, देखो नाराज हो जाएंगे वो तो। महंत जी वो भी है, पहले इन लोगों से लड़े भी थे जी। लेकिन महम का जो चुनाव होगा रोचक होगा। एक चीज मैं बड़ी अच्छी मानता हूँ महम की, महम का चुनाव कभी गोत्र आधारित और जाति आधारित नहीं रहा है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। ये 90 के 90 हल्कों में जब से हम सुनते आ रहे हैं, मैं 1-2 मिनट का टाइम थोड़ा सा लूंगा इसमें आपका। हाँ जी। कि प्रोफेसर महासिंह नेहरा जी महम से बतौर पंचायती प्रत्याशी MLA बने जी। नेहरा का केवल आधा गाँव निंदाना पड़ता है महम के अंदर जी। हरसरूप बोरा जी महम से पंचायत प्रत्याशी के रूप में MLA बनाए जनता ने जी। फरमाना में बुरा गोत्र आधा में है, कुछ सहारण है, कुछ बुरा है। और आपके गांव से पुराने समय में भरत सिंह मलिक जी बने थे, हालांकि महम चौबीसी के अंदर एक गांव ही मलिक गोत्र का है, मोखरा। बिल्कुल, वो भी और बाली पहलवान लगातार 2 बार यहाँ से रिपीट हुए। बिल्कुल। और ये दुर्भाग्य तो रहा तो केवल राठियों का रहा। शिवाज भी, उमेद सिंह शिवाज भी यहाँ से बने।
सबसे ज्यादा वोट अगर गोत्र के आधार पर आप देखोगे तो राठी गोत्र की वोट यहाँ ज्यादा है, लेकिन समय पर किसी अच्छी पार्टी की टिकट उनको नहीं मिल पाई। ना कोई चेहरा इस प्रकार का निखर करके आया कि भाई वो सोशल एक्टिविस्ट के रूप में उसने एक नाम कमाया हो, प्रसिद्ध हुआ हो। लेकिन महम की राजनीति को, मैं महम के मतदाताओं को सैल्यूट करता हूँ कि वो गोत्र की और जाति पाति की राजनीति से ऊपर उठ करके अपना विधायक चुनने का काम करते हैं। जी, तो अब भाई सारी चीज़ें क्लियर हुई। लगातार हम राठी साहब से मिलते रहेंगे और राजनीतिक मुद्दों पे बातें करते रहेंगे। आज एक दो इंटरव्यू मेरे और भी हैं सर, और आज आपने बड़ा जबरदस्त मेरी जानकारी दुरुस्त करी और आम पब्लिक की जानकारी दुरुस्त करी, अपने विचार रखे। आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी।